हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके वाइबा में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपका जो गैल्वेनिक सेल है या फिर जिसको डेनियल सेल बोलते हैं, या इसी सेल को हम लोग रासायनिक सेल के नाम से भी बोलते हैं या फिर वोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अपने वाइबा के लिए प्रेजेंटेशन के लिए बना रखे होंगे, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करके रखे हैं। मैं इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन भी इसी वीडियो में बताता चलूँगा, और इन क्वेश्चन से जो भी और भी आपके एग्ज़ामिनर जो आएंगे, एग्ज़ामिनर जो होंगे वो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं इसी वीडियो में आपको बताता चलूँगा। फिलहाल के लिए जो ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन में 2 या 3 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। इस तरह मैंने इन क्वेश्चंस को लिखा है। मैंने बेसिकली 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इन अगर क्वेश्चंस को देखेंगे आप तो यहाँ पर 10 इट मीन्स ये 2 गुना क्वेश्चन हो रहे हैं। सिंपली एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाया है, और भी इससे हट करके जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किए हैं वो मैं यहाँ पर रैंडम ही आपको बताता चलूँगा। आप पॉइंट वाइज उनको अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल का मैंने डायग्राम बना रखा है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसका जो भी क्रियाविधि या कार्य कैसे करता है, इस पर एनोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ये वीडियो बहुत ही, इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक्स में बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको इजीली सभी क्वेश्चंस का आंसर आप वहाँ पे कर पाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका बेसिक जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग धातु की छड़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका ये बीकर है, इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। ये जो आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ये जो छड़ दिख रही है आपकी, ये जिंक की छड़ है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जिस भी विलयन में, जिस भी पात्र में, या ये आप एक बीकर जो है, इस पात्र में हम लोगों ने जिंक की छड़ रखी है, तो हम जिस भी पात्र में जिस इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे उसी के धातु के लवड़ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जिंक की छड़ रखी, तो हम लोगों ने ZnSO4 का यहाँ पर विलयन प्रयुक्त किया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉपर सल्फेट की यहाँ पर छड़ को कॉपर सल्फेट का जो है विलयन यहाँ पर प्रयुक्त किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उल्टे यू आकार की नली, इट मीन्स आपका यू फॉर अम्ब्रेला, जो यू बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन हम लोगों ने उल्टे यू आकार की नली, इस प्रकार की नली आप देख सकते हैं ये बनी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवड़ सेतु बोलते हैं। ये क्या होता है, लवड़ सेतु जो होती है बेसिकली दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बराबर करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ZnSO4 को हम लोग तोड़ दें तो यहाँ पर Zn प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पर Zn जो है वो उसकी मात्रा इस विलयन में अधिक हो जाएगी, और दूसरे वाले विलयन में अगर इसको तोड़ें तो CuSO4 में ओपन होगा, Cu2 प्लस का 2SO4 2 माइनस में ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर SO4 की मात्रा जो होगी वो बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बराबर करने के लिए यहाँ पर H2SO4 जो होता है, इसके SO4 2 माइनस जो होंगे इस विलयन में आकर के इसको बराबर कर देंगे, और H2 प्लस जो होंगे आयन, वो इस विलयन में आकर के इस विलयन की सांद्रता को बराबर कर देंगे। और यहाँ पर जो विलयन हम लोग भरते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि लवड़ सेतु में जो आपका विलयन रहता है वो रहता है अक्रिय विद्युत अपघट्य। अक्रिय विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग KCl, NH4Cl या फिर H2SO4 इत्यादि का हम लोग यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। और यहाँ पर छिद्रित प्लग लगे होते हैं दो, जो कि यहाँ पर अगर ये जो विलयन भरा रहता है इसको एक मतलब क्या बोल सकते हैं
कि बहुत ही आसानी से नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पर आपका मैंने इतना एक्सप्लेन किया। फिर आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोड होता है जो कि जिंक वाला है, इसको हम लोगों ने एनोड से प्रेजेंट कर रखा है। और यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इट मीन्स नेगेटिव ध्रुव इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम पॉजिटिव ध्रुव बोल सकते हैं। फिर हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रोडों का संपर्क एक वोल्ट मीटर से कर दिया है। तो क्यों इस वोल्ट मीटर से हम लोगों ने इसलिए कर रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो आपका गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल होता है वो क्या करता है, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जो होता है वो बेसिकली रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जब वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो वहाँ पर कितनी मात्रा में हमको वैद्युत ऊर्जा मिल रही है उसका विक्षेप यहाँ पर देखने के लिए हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो हो जाएगा वो एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगा। और जो आपका धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। इट मीन्स आपकी जो धारा हो जाएगी वो आपकी कैथोड से एनोड की तरफ गमन करेगी। तो यहाँ पर आप इतना जो बेसिक है ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी क्रम में हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं वो आपसे पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस टाइप से कि आपका जो पहला क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है रासायनिक सेल, और इसको वोल्टी सेल के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये गैल्वेनिक सेल जो है आपका उसको कई नाम से भी जाना जा सकता है। फिर यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल अभी मैंने इसकी डिफिनेशन बताई कि वह रासायनिक युक्त या साधन जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर रखा है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाइए। तो ऑक्सीकरण जो होता है बेसिकली, ऑक्सीकरण आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण जो होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे देना, इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देना जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। एनोड क्या कर रहा है, यहाँ पर एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को किसको दे रहा है, कैथोड को। इट मीन्स जो आपका एनोड होगा उस पर क्या होगा ऑक्सीकरण। और उसी क्रम में हम लोगों ने मैंने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो अपचयन वो होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रहण किए जाते हैं। इट मीन्स ऑक्सीकरण जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कैथोड है उस पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो होगा वहाँ पर अपचयन होगा, कैथोड पर अपचयन और एनोड पर क्या होगा ऑक्सीकरण। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार समझ सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें इन दोनों को कंबाइंड रिएक्शन में, तो कंबाइंड रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ हो रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इट मीन्स दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो दोनों साथ ही साथ होते हैं, वहाँ पर उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन एग्जामिनर पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रियाएँ हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएँ हो रही हैं साथ साथ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। फिर इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है लवण सेतु क्या है, इसका कार्य बताइए। तो अभी मैंने बताया था कि लवण सेतु जो है ये आपकी उल्टे यू आकार की नली होती है, उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें क्या होता है अक्रिय विद्युत अपघट्ट के विलयन भरे जाते हैं। अक्रिय विद्युत अपघट्ट के विलयन कौन कौन से हो जाते हैं, अक्रिय विद्युत अपघट्ट के विलयन हो जाएंगे KCl, KNO3, NH4Cl या फिर H2SO4, K2SO4, इस प्रकार के जो भी विलयन होंगे वो अक्रिय विद्युत अपघट्ट के विलयन यहाँ पर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है इसका कार्य बताइए। तो इसका कार्य मैंने अभी बताया था कि दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बराबर रखना, इट मीन्स दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखना। और यहाँ पर क्या होता है कि दोनों विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह करते रहना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परिपथ को पूर्ण करना। परिपथ को पूर्ण करना जो है ये लवण सेतु का
कार्य होता है। इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनों तथा धारा के प्रवाह के बारे में बताइए। तो मैंने ये अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ, और धारा का प्रवाह जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में जो है वो धारा गमन करती है। तो इस क्रम में आपका जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसी क्रम में आप क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा कि आपका गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर यहाँ पर बताइए। तो गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में बहुत ही इजीली आप अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला अंतर ये हो जाता है कि गैल्वेनिक सेल जो आपका होता है उसमें हम लोग 2 बीकर का उपयोग करते हैं, 2 बीकर का उपयोग करते हैं, जबकि आपका जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें हम लोग एक ही बीकर में जो है दोनों इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत गैल्वेनिक सेल है आपका उसमें हम लोग 2 बीकर का अलग अलग उपयोग करते हैं और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड रखते हैं, लेकिन जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें हम लोग एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोडों को रखते हैं। और यहाँ पर इसकी डिफिनेशन सिंपली इसका अंतर हो जाएगा कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और आपका जो वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि आप क्लास 9 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के जनक जो हैं आपके हो जाते हैं एंटोनी लेवासिए, जो हो जाते हैं वो आपके रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो इस क्रम में इनका नाम जो है एंटोनी लेवासिए हो जाता है। फिर इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है ये दोनों डिफिनेशन से इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनका मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन दोनों टॉपिक्स की जो डिफिनेशन है वो आप इजीली देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोड विभव वो हो जाता है जब किसी धातु की लवड़ की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी, जैसे यहाँ पर ये धातु की लवड़ की छड़ है, तो इस धातु की लवड़ की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में हम लोग जब डुबो रहे हैं, तो इस धातु की छड़ तथा इस विलयन के मध्य, इस धातु की छड़ तथा इस लवड़ के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है, जो आपका इस तरीके से होता है। एक विभव स्थापित हो जाता है, उस विभवांतर या फिर बोल सकते हैं विभव या फिर विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो उस विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। इसके लिए क्या होता है, हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक एटीएम दाब होना चाहिए, इट मीन्स एक वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पर जो एक मोलर सांद्रता होनी चाहिए, एक मोलर सांद्रता होनी चाहिए, जो भी जहाँ पर भी ये सब हो रहा हो। और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कमरे के ताप पर यहाँ पर ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक वायुमंडलीय दाब तथा एक वायुमंडलीय दाब पर एक सांद्रता वाले विलयन को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब तथा एक सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है, तो धातु की लवड़ की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये भी डिफिनेशन हो जाएगी। इस क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पर हो जाएगा विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैद्युत अपघट्य के गलित या फिर जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य का वियोजन जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो यहाँ पर आप एक बार पुनः सुनिएगा, वैद्युत अपघट्य के गलित या फिर जलीय विलयन में, वैद्युत अपघट्य के गलित या फिर जलीय विलयन में वैद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्य का वियोजन जो होता है आपका वैद्युत अपघटन
कहलाता है। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी रहते हैं और आपके जो है एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आप यहाँ पर रखिएगा। इनको मैं ऑलरेडी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप इनको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि आपका फैराडे का प्रथम नियम भी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और द्वितीय नियम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इन दोनों नियम को यहाँ पर लिख दिया कि आपके फैराडे के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और कोलराउस का नियम भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोलराउस का नियम भी पढ़ लीजिए। तो फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो आपकी बुक में दे रखे होंगे या फिर आपकी कॉपी में जो लिखवाए गए होंगे, आप वही यहाँ पर बेसिकली याद कर लीजिएगा। मैं इनके लिए कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा डेफिनेशन वो बहुत ही डिफरेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम कॉलेज या फिर आपके स्कूल में भी जो भी बताई गई होगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं जो आपकी बुक में दी गई होगी, वरना मैं बताऊँगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न ही होगी कि जो मैं बता रहा हूँ वो याद करूँ या फिर जो कॉलेज में या फिर आपकी बुक में गिवन है वो याद करो। तो जो आपकी बुक में गिवन रहेगी वो आप याद कर लीजिएगा। और कोलराउस का नियम जो सिंपली आपको दिया होगा, या फिर मैं कोलराउस का नियम एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, क्योंकि कोलराउस का नियम जो रहता है वो सिंपली एक जैसा ही रहता है। तो कोलराउस का नियम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप कोलराउस के नियम को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सभी आयनों के योग की मोलर चालकताओं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोलराउस के नियम को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अनंत तन्यता पर जो भी मोलर चालकता होगी और जो भी आयनों की मोलर चालकताएं होंगी उनके योग की जो है ये यहाँ पर कोलराउस का नियम इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को एक सेपरेट पार्ट में, एक सेपरेट वीडियो में इस पूरे ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने जो इसको एक्सप्लेन किया और यहाँ पर जो आपके ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस मैंने बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वाइबा के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना वाइबा या फिर प्रेजेंटेशन देने जाइएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आपका वाइबा भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।